Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Dr. Umar Farooq. I am an assistant professor at the University of Science and Technology, Banu. Uh, Welcome guys, BCS 5th. मैं आप लोगों को डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाऊंगा. इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट फ्रॉम द टुडे, जो कि वीक 1 है. तो आज के लेक्चर से हम स्टार्ट कर लेते हैं. सो लेट्स गो टू द कंटेंट कि आज के लेक्चर में हमने क्या कुछ. सबसे पहले टेक्स्ट बुक कि हमने किस टेक्स्ट बुक को जो है वो फॉलो करना है. उसके बाद अ लिटिल अबाउट द मोड ऑफ टीचिंग एंड द वे मैं आप लोगों को जो है वो लेक्चर डिलीवर करूंगा, और ग्रेडिंग की पॉलिसी कि आपकी ग्रेडिंग जो है वो किस तरीके से होगी. अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स, और किन किन टॉपिक्स के ऊपर जो है वो हमने जो है वो कॉन्सेंट्रेट करना है, किन डोमेन्स या किन प्रॉब्लम्स को जो है वो हमने इस कोर्स के अंदर जो है वो डिस्कस करना है. हम थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं. एंड आफ्टर दैट आई विल टॉक अबाउट द फर्स्ट चैप्टर, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि उस चैप्टर के अंदर जो है वो हमने क्या कुछ जो है वो डिस्कस करना है. द इनिशियल चैप्टर जो कि हम आज के लेक्चर में फिर कवर करेंगे, उसमें से हम सॉर्टिंग के प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे कि सॉर्टिंग का प्रॉब्लम क्या है. उसके बाद हम अलगारिदम को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. एंड देन वी मूव ऑन टू अ वेरी वेरी सिंपल सॉर्टिंग अलगारिदम जिसको हम इंसर्शन सॉर्ट कहते हैं. एंड आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट अ मेथड जिसके थ्रू हम एक अलगारिदम की करेक्टनेस को चेक करते हैं कि वो करेक्ट अलगारिदम है या नहीं है, या वो करेक्ट अलगारिदम क्यों है. ठीक है जी. और उसके बाद हम सोडो कोड, नाउ व्हाट बेसिकली सोडो कोड इज हम डिस्कस कर लेंगे. इट्स अ मेथड जिसके थ्रू हम एल्गोरिथम को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं. तो सोडो कोड के कौन से कन्वेंशंस जो है वो हमने फॉलो करने हैं, हम उसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा जो है वो डिस्कशन करेंगे, ताकि हमें क्लियर हो कि इस सोडो कोड के अंदर जो सिंबल्स, जो एक्टिविटी, जो स्टेटमेंट्स यूज हो रहे हैं, उनका जो है वो मतलब क्या होगा. एंड एट द एंड आई विल गिव यू अ स्मॉल असाइनमेंट फॉर दिस वीक, जो कि आप लोगों को जो है वो कंप्लीट करके जो है वो फिर प्रोवाइड करना होगा फॉर असेसमेंट पर्पसेस. सो let's talk about the textbook. A very very well known and famous and very very good book on algorithms is written by Thomas H. Corman and his fellows, and its name is Introduction to Algorithm. So हम यहाँ पे जो है जो बुक हम फॉलो कर रहे होंगे, ये वही बुक है जो कि थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो तकरीबन MIT से लेके हर एक इंस्टीट्यूशन में जो है ये पढ़ाई जाती है स्टैंडर्ड लोकेशंस पे. ठीक है, तो हम भी इसी बुक को ही फॉलो करेंगे. इट्स रियली वेरी गुड बुक, और आपके कॉन्सेप्ट जो हैं, it's very good book, and in a sense a very simple one to follow as well. So इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमें मार्जिन है सीखने के लिए. इसके साथ अगर आप देखें तो मैंने आप लोगों को दो जो है ये बुक भी मैंने अपलोड कर दिया है आपके गूगल क्लासरूम में. और इसके साथ मैंने लेक्चर नोट्स जो हैं, या जिसको इंस्ट्रक्शन मैनुअल ये कह रहे हैं, ये भी इस बुक के ऑथर्स और उसके साथ के मेन ऑथर और उसके कुछ साथियों ने जो है वो डेवलप किया है, जस्ट टू हेल्प द इंस्ट्रक्टर्स टू फॉलो द टू टीच द कोर्स एज वेल. ठीक है, तो यहाँ इस कोर्स के अंदर मैं भी इस मैनुअल को ही फॉलो कर रहा हूँ. यहाँ पे मैं ज़्यादातर जो है उसी के कंटेंट्स को एज इट इज़ ले रहा हूँ. जहाँ पे हमें जो है ज़्यादा डिटेल्स पे जाने की ज़रूरत होगी, या जहाँ पर हमें एडिशनल जो है वो एग्जांपल्स पे जाने की ज़रूरत होगी, मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा कि वो आप इस बुक में से जो है वो फॉलो करते जाएं. सो ये बुक और मैनुअल दोनों आपके पास अवेलेबल है. इनिशियली मैं मैनुअल से ही, या जो लेक्चर नोट्स है मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ, तो आप भी उसी को फॉलो करें. जहाँ जहाँ हमें रिक्वायर्ड होगा डिटेल्स, फर्दर डिटेल्स, वो फिर हम एक्चुअली बुक की तरफ जो है वो जो है वो कंसल्ट करेंगे. ठीक है जी. कोविड-19 डेफिनेटली सारा का सारा वर्ल्ड जो है वो डिस्टर्ब है. फिजिकल क्लासेस जो हैं वो ड्यू टू द इशू जो है वो रिस्ट्रिक्ट की गई हैं. सो डेफिनेटली इट्स अ गुड वे टू मूव ऑन टू द ऑनलाइन मेथड. लेकिन ऑनलाइन में मेरा लास्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ था कि जब हम रियल टाइम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे गूगल मीट में, तो बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो स्टूडेंट्स के साथ थे. बाज़ लोगों का इंटरनेट काम नहीं कर रहा था, और बाज़ लोगों के साथ जो हैं वो जो है लॉट्स ऑफ इश्यूज वर देयर. सो उसी पे बेस पर मैंने अपना जो मोड है ऑनलाइन मेथड्स का, वो मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे लेके किया हूँ. अब मैं आप लोगों के कोर्स के साथ जो है वो ये करूँगा कि मैं
हर एक टॉपिक या हर एक जो लेक्चर होगा उसे मैं रिकॉर्ड करूँगा, फिर उसे मूवी में कन्वर्ट करूँगा, उसे मैं अपलोड करूँगा और फिर आप लोगों के साथ उसका लिंक जो है वो शेयर करूँगा, ताकि आपके अपने कन्वीनियंस और आप कभी भी कहीं पे भी जो है उस लेक्चर को जो है वो डाउनलोड करके जो है उसको जो है वॉच करें, उसे रीड करें और उसके बाद जो है उसको लर्न करें। ठीक है जी। ग्रेडिंग पॉलिसी वही है जो जो हमारी पॉलिसी जो है वो फिजिकल क्लासेस के लिए थी। मिड टर्म एग्जाम होगा 30 मार्क्स का, फाइनल टर्म एग्जाम होगा 50 मार्क्स का, तो दे वुड बी ऑनलाइन एज वेल। और उसके बाद सेशनल के मार्क्स हैं, कुछ असाइनमेंट्स होंगे। हर वीक मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको एक असाइनमेंट दूं, आप उसे नेक्स्ट वीक के लेक्चर से पहले जो है मटेरियल लाइन मैंने दिया होगा, आप वहाँ उससे पहले जो है या उस तक जो है उसे जो है वो अपलोड करते जाएंगे। ठीक है जी। कुछ क्विज़ेज़ मैं लूँगा ताकि हमें हमारी प्रिपरेशन भी होती जाए मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जामिनेशन के लिए भी, और कुछ असेसमेंट भी होता जाए। ठीक है, कोशिश होगी कि हम 4 क्विज़ेज़ ले लें, 2 हम जो है वो मिड से पहले ले लें और 2 जो है वो हम मिड के बाद ले लें। जिस तरीके से आप लोगों का अटेंडेंस इन द सेंस कि आप लोग मुझे सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो है उसमें जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और आप किस तरीके से आपका बिहेवियर जो है वो इस कोर्स की तरफ होगा। बिहेवियर में ये सारा का सारा किसी से कॉपी करना, टाइम पे जो है वो अपलोड ना करना, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके अटेंडेंस और बिहेवियर की तरफ जो है वो जो है वो काउंट होंगी। ठीक है जी। सो just to tell a very brief about the course name is Design and Analysis of Algorithms. So इसका मतलब ये होगा कि हम सिर्फ डिज़ाइन या एनालिसिस में एक चीज़ पे बात नहीं कर रहे होंगे, बल्कि हमने ऐसे मेथड्स, ऐसे टेक्निक्स जो हैं वो डिस्कस करने हैं जो कि डिज़ाइन से रिलेवेंट भी हैं, और उसके बाद हमने एनालिसिस के मेथड्स जो है वो भी डिस्कस करने हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये कोर्स जो है ये डिज़ाइन के ऊपर भी है और ये एनालिसिस के ऊपर भी है, क्योंकि हम एक एल्गोरिथम को जब डिज़ाइन करेंगे, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब हम एक मेथड डेवलप करेंगे, फिर हम उसे एनालाइज कर सकते हैं कि उसके रिक्वायरमेंट्स जो है वो क्या होंगे। तो हमने दोनों के ऊपर जो है वो काम करना होगा। ठीक है जी। और दोनों को ही हमने लर्न करना होगा कि डिज़ाइन के मेथड्स कौन कौन से हैं और फिर एनालिसिस के मेथड जो हैं वो कौन कौन से हैं। इस लेक्चर में जो बुक हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ एल्गोरिथम्स कॉर्मन की जो है वो यहाँ पे जो मैंने आपको प्रोवाइड की है, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो आइडेंटिफाइड हैं, लेकिन हम इस कोर्स के अंदर 2 मेजर प्रॉब्लम्स के ऊपर जो है वो बात कर रहे होंगे, और इसके लिए उसके मेन रीजंस हैं कि हम सॉर्टिंग के ऊपर और ग्राफ थ्योरी के ऊपर जो है वो क्यों ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी यही है कि अगर हमारे पास टाइम हो तो हम कुछ और प्रॉब्लम्स को भी देख लें, लेकिन मोस्टली हमने जो है वो सॉर्टिंग को लेना है, और वी विल स्टार्ट विद सॉर्टिंग और लेटर ऑन वी विल मूव ऑन टू द ग्राफ थ्योरी। और उसका रीज़न ये है कि सॉर्टिंग के भी बहुत सारे एल्गोरिथम्स, बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, और ग्राफ थ्योरी के भी बहुत सारे, हर एक प्रॉब्लम के लिए जो है वो बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, तो उसे एनालाइज और कंपेयर करना जो है वो हमारे लिए सिंपल होगा। सो दैट्स व्हाई वी विल कंसंट्रेट ऑन दीज टू थिंग्स, राइट। और उसका सेकंड उसका मेजर रीज़न यही है कि ये 2 प्रॉब्लम्स जो है या इसके जो मेथड्स हैं वो तकरीबन बहुत सारे जो एप्लीकेशंस हैं वहाँ पे यूटिलाइज भी होते हैं। सो इसलिए हम इन दोनों के ऊपर जो है वो कंसंट्रेट कर रहे होंगे। लेट्स सी कि हमारे पास चैप्टर नंबर 2 का के जो गोल्स हैं वो क्या हैं। ये हमारा इनिशियल चैप्टर है जहाँ से हमने आज स्टार्ट लेना है, लेकिन ओवरऑल जब ये चैप्टर ख़त्म होगा, आज के लेक्चर में ये सारा चैप्टर कवर नहीं होगा, हम इनिशियली कुछ पॉइंट्स जो है वो इसके डिस्कस कर रहे होंगे। ये चैप्टर इस चैप्टर का जो कंसर्न है वो यही है कि हमने स्टार्ट कैसे लेना है। इसका मतलब ये है कि ये हमें डिज़ाइन और एनालिसिस दोनों के ऊपर जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। तो हमें कुछ टेक्निक्स लर्न करने होंगे, जिसमें हम सॉर्टिंग के प्रॉब्लम से ही यहाँ पे स्टार्ट ले रहे होंगे कि हम 2 यहाँ पे जो है वो डिज़ाइन के मेथड डिस्कस करेंगे, और उन दोनों मेथड्स के लिए फिर हम एनालिसिस के टूल भी डिस्कस कर रहे होंगे, और कुछ बेसिक चीज़ें जिस तरीके से एल्गोरिथम रिप्रेजेंट कैसे होगा, और किस तरीके से जो है वो एनालिसिस हम परफॉर्म करेंगे, एनालिसिस से हमारा कंसर्न जो है वो क्या होगा। सो लेट्स सी कि हमारे गोल्स क्या हैं। हम स्टार्ट करेंगे फ्रेमवर्क को, जिसके थ्रू हम अपने एल्गोरिथम्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं और उसके बाद हम उसे एनालाइज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि इसी चैप्टर में हमें डिस्क्रिप्शन और एनालिसिस के ऊपर फ्रेमवर्क्स जो हैं वो डिस्कस करने को मिलेंगे, वो स्टडी करने को मिलेंगे। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या करना होगा कि जब भी हम जो है वो किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं, तो हमें किसी प्रॉब्लम या किसी एग्जांपल को जो है वो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम सॉर्टिंग का प्रॉब्लम ले रहे हैं और इसके 2 एल्गोरिथम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। एक को हम इंसर्शन सॉर्ट कहते हैं और दूसरे को हम मर्ज सॉर्ट कहते हैं।
करते हैं। आई एम श्योर कि इसमें से कुछ आप ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह के कोर्स में जो है वो डिस्कस कर चुके होंगे, लेकिन आपने शायद उसका एनालिसिस नहीं किया होगा, इसलिए हमारा जो ज़्यादा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इन दो एल्गोरिदम से ही होगा। इसके बाद हम डिस्क्राइब करेंगे कि हम एल्गोरिदम को, या हम ये देखेंगे कि हम एल्गोरिदम को सूडो कोड में किस तरीके से लिखते हैं। तो पहले हमें सूडो कोड को समझने की कोशिश ज़रूरत होगी कि सूडो कोड बेसिकली है क्या चीज़, और उसके बाद हमें ये देखना होगा कि हम एल्गोरिदम को सूडो कोड में लिखते कैसे हैं। ठीक है जी। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि एनालिसिस का कौन सा मेथड हमने यूज़ करना है, तो वो हम देखेंगे कि जी हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। एक तो या आप एग्जैक्ट एनालिसिस करें, आप एक एल्गोरिदम लिखें, उसे किसी सोर्स लैंग्वेज में जो है उसे जो है वो आप राइट करें, और जब आप उस प्रोग्राम को रन करें तो उसके जो हार्डवेयर क्लॉक है वहाँ पे आप उस क्लॉक में से उसका स्टॉप वॉच लगा दें, उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, और फिर डिटरमाइन करें कि जी वो कितना टाइम ले रहा है। लेकिन यहाँ पे इशू हमारे पास ये होगा कि एक एल्गोरिदम आप लिखते हैं तो उस एल्गोरिदम के लिए जो पॉसिबल इनपुट हैं वो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास, और हम इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ जो है वो उनके लिए एग्जैक्ट टाइमिंग कैलकुलेट कर नहीं सकते। और सेकंड बात ये है कि हमारा एनालिसिस से कंसर्न ये है कि हम मल्टीपल मेथड्स को कंपेयर करें कि कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है, तो इसलिए हमें एग्जैक्ट एनालिसिस की ज़रूरत नहीं होती। सो यहाँ पे हम एक एनालिसिस डिस्कस करेंगे जिसको हम एसिम्प्टोटिक एनालिसिस कहते हैं। इस कोर्स के अंदर हमारा जो एनालिसिस का मेथड होगा जिसके थ्रू हम रनिंग टाइम एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, हम उसे कहते हैं एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस में हमने मैथमेटिकल जो मेथड्स हैं उनको यूटिलाइज करना है कि हम अपने रनिंग टाइम को, इंस्टेड ऑफ दिस कि हम उसके एग्जैक्ट टाइमिंग को थ्रू क्लॉक्स जो है वो डिटरमाइन करें, हम क्या करेंगे कि हम अपने रनिंग टाइम को इन टर्म्स ऑफ फंक्शन जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है जी। और फिर हम देखेंगे कि जी वो फंक्शन ग्रो कैसे कर रहा है जैसे जैसे उसे इनपुट मिल रहा है। सो ये पेवर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हैं, यहाँ हमारे पास मैथमेटिक्स का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड जो है वन ऑफ द मेजर पिलर ऑफ साइंसेस, राइट? सो एज वेल एज कंप्यूटर साइंसेस एज वेल। सो एसिम्प्टोटिक एनालिसिस ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो फिर डिस्कस कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम इसको नहीं, लेकिन डेफिनेटली इस चैप्टर के अंदर हम ये एनालिसिस जो है, एसिम्प्टोटिक एनालिसिस जो है, ये हम इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद हमने जो है वो डिवाइडिंग कंकर, इट्स एन अप्रोच, इट्स अ टेक्निक कि आप किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों ने शायद अपने इंग्लिश के कोर्सेज में पढ़ा हो कि जी अंग्रेज़ जो है वो डिवाइड एंड कंकर के रूल को यूज़ कर रहा था। लोगों को डिवाइड करने के बाद उसके ऊपर जो है जो है वो रूल करते हैं। सो इट्स एग्जैक्टली द सेम वे डिवाइड एंड रूल वाला कॉन्सेप्ट है। डिवाइड एंड कंकर इसको कहते हैं कि आप डिवाइड करें प्रॉब्लम को, और जैसे जैसे आप डिवाइड करते जाएंगे आपके लिए उसे सॉल्व करना जो है वो ईजी होता जाएगा। सो ये मर्ज सॉर्ट के कॉन्टेक्स्ट में हम डिवाइड एंड कंकर के टेक्निक को जो है उसको भी डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है जी। सो ये ओवरऑल चैप्टर का जो है वो गोल है, कंसर्न है कि हमने ये चीज़ें डिस्कस कर दी हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी सिंपल पॉइंट, इंसर्शन सॉर्ट। लेकिन इंसर्शन सॉर्ट जो है इट्स अ मेथड to basically sort a given number of elements. So इससे पहले कि हम इंसर्शन सॉर्ट को डिस्कस कर लें, सबसे पहले हमें सॉर्टिंग के प्रॉब्लम को जो है वो रिविजिट करना चाहिए। प्रॉब्लम, हमेशा कोई भी प्रॉब्लम आता है आप उसका सोल्यूशन देते हैं। सोल्यूशन जब कंप्यूटर साइंस की बात होती है तो सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ स्टेप्स होता है। ठीक है जी। किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जब आप देते हैं तो उसका, उसे नॉर्मली हम एल्गोरिदम कहते हैं। हम आगे जो है उसको डिस्कस कर रहे होंगे। किसी भी जो इनपुट होता है आप उसको आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी इसलिए आपको जो सॉर्टिंग प्रॉब्लम नज़र आ रहा है उसमें आपको इनपुट और आउटपुट के फॉर्म मिल रहे हैं कि इनपुट हमारा क्या होगा, इस प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करेंगे तो जो स्टेप्स, जो प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे उसको क्या हमने प्रोवाइड करना होगा, और वो क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा। ठीक है जी। तो सॉर्टिंग का प्रॉब्लम ये कह रहा है कि आपको अगर एज एन इनपुट जो है वो इन नंबर का एक सीक्वेंस मिलता है, जिस तरह 2 5 2 कामा 5 कामा 7 कामा 8। सो उसको जनरली हमने A1 कामा A2 अप टू AN लिखा है। इसका मतलब ये है कि n नंबर्स हमें जो है वो मिल रहे हैं, उसका एक सीक्वेंस हमें मिल रहा है।
और आउटपुट क्या होगा, आउटपुट जो है वो हमें एक रीऑर्डर्ड फॉर्म में उन नंबर्स को जो हमें एज एन इनपुट मिलेगा उसका सीक्वेंस, उसको हमने रीऑर्डर करना होगा। और वो रीऑर्डरिंग कैसे होगा कि उसके ऊपर ये लॉजिक अप्लाई हो कि A1 जो फर्स्ट लोकेशन की जो वैल्यू है वो सेकंड लोकेशन की वैल्यू के इक्वल या उससे स्मॉलर होनी चाहिए, और फिर थर्ड वैल्यू से सेकंड वैल्यू जो है वो उससे स्मॉल या उसके इक्वल होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो फर्स्ट लोकेशन पे आ जाएगी, और सबसे जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो आपके पास लास्ट लोकेशन पे आ जाएगी। अब अगर आप यहाँ पे, आप लोगों ने पहले सॉर्टिंग पढ़ा होगा, सॉर्टिंग के दो मेथड्स होते हैं या दो टाइप्स होते हैं। एक को हम असेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डरिंग कहते हैं, और दूसरे को हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ठीक है जी। ये जो रीऑर्डरिंग है ये हमारे पास असेंडिंग भी हो सकता है और डिसेंडिंग भी हो सकता है। यहाँ पे जो सीक्वेंस आपको गिवन है एज एन आउटपुट, जो रीऑर्डरिंग आपको गिवन है, ये असेंडिंग ऑर्डर का है, जिसमें क्या है कि जो फर्स्ट लोकेशन की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, वो सेकंड लोकेशन की वैल्यू से स्मॉल या उसके इक्वल होनी चाहिए, सेकंड की वैल्यू वो थर्ड वैल्यू से स्मॉल या उसकी इक्वल होनी चाहिए, और इस तरीके से सबसे जो लास्ट वैल्यू है वो सबसे बड़ी जो है वो होनी चाहिए, एंड इट कुड बी सेम एज द सेकंड लास्ट वैल्यू एज वेल। सो स्ट्रिक्टली अगर आपके पास एक इनपुट ऐसा है जिसमें कोई भी जो है वो दो वैल्यू सेम नहीं है, लेकिन नॉर्मली हमारे पास जो इनपुट होता है उसमें दो वैल्यूज या दो से ज़्यादा वैल्यूज सेम हो सकती है, इसलिए आपको ये लेस देन और इक्वल का नज़र आ रहा है। ठीक है जी। सो अगर आप सिंपली देखें तो आप लेफ्ट टू राइट अगर आप इसको रीड आउट कर लें तो आपके पास जो है आप ये कहते हैं कि जी आपके पास असेंडिंग ऑर्डर है, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि जी आप यहाँ पे इंस्टेड ऑफ लेस देन और इक्वल कर दें सबको जो है वो ये जो वैल्यूज़ के दरमियान ये लॉजिकल रिलेशनशिप है, आप इसको इस तरह कर लें कि A1 प्राइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू A2 प्राइम ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, एंड दिस सेकंड लास्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू देन N प्राइम की वैल्यू, तो आपके पास दूसरा टाइप बनता है जिसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि डिसेंडिंग और असेंडिंग की बात नहीं हो रही, तो जब आपको कोई भी टाइप गिवन नहीं हो तो फिर आप डायरेक्टली असेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे। आप यही कि सबसे फर्स्ट लोकेशन पे जो है वो सबसे स्मॉल वैल्यू, सेकंड लोकेशन पे जो वैल्यू है वो फर्स्ट से ग्रेटर या उसके इक्वल होनी चाहिए, एंड सो एंड सो ऑन, राइट। सो असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे आप इसके ऊपर कर लें, लेकिन यहाँ मेरा एम्फेसिस देने का कंसर्न यही था कि हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं, असेंडिंग भी हो सकती हैं और डिसेंडिंग भी हो सकते हैं। लेकिन एनीवेज जो सॉर्टिंग का प्रॉब्लम, आपको जो इनपुट मिल रहा है उसका आउटपुट जो है वो हमने क्या करना है, उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में ही जो है वो सॉर्ट करना है। ठीक है जी। नॉर्मली आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, शायद आपने इंसर्शन सॉर्ट भी पढ़ा होगा। जितने भी सीक्वेंसेस हमें मिलते हैं नॉर्मली हम उसे स्टोर कैसे करते हैं, उन्हें हम स्टोर करते हैं इन फॉर्म्स ऑफ एरेज, राइट। आपके पास यहाँ ये वाला जो पैराग्राफ है वो ये कह रहा है कि आपके पास ये नंबर्स जो हैं ये कीज़ भी हो सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास डेटा ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पास सिंपल नंबर्स हों, वो आपके पास रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं। तो अगर रिकॉर्ड्स हों तो फिर उस रिकॉर्ड्स में आपके पास कीज़ होते हैं जो हर एक रिकॉर्ड को जो है वो क्या करते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे फिर आपके पास उस की पे बेस जो है और फील्ड्स हो सकते हैं, और उन और फील्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन को हम नॉर्मली सैटेलाइट डेटा कहते हैं। लेकिन इन्होंने क्लियर कर दिया कि ये डेटा का मतलब ये नहीं है कि ये सैटेलाइट से आ रहा है, बल्कि ये एडिशनल डेटा है जो आपके एडिशनल फील्ड में लाई कर रहा है, अगर आपके पास रिकॉर्ड के फॉर्म में डेटा अवेलेबल है, जिसको आपने सॉर्ट करना है। जैसे मैंने कहा कि सॉर्टिंग का प्रॉब्लम हम इसलिए हमने चूज़ किया है क्योंकि डेफिनेटली इस बुक ने भी चूज़ किया है, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ वेज टू सॉल्व दिस सॉर्टिंग का प्रॉब्लम। ठीक है, सॉर्टिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं। इंसर्शन सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, ट्री सॉर्ट है, हीप सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, रेडिक सॉर्ट है, एंड देयर आर quite a lot of more even. सो इसलिए हमारे पास वी हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ वैरायटी, जो कि हमारे एनालिसिस का सबसे बेहतरीन टॉपिक है। ठीक है जी। हर एक मेथड जो है या हर एक वे ईच वे जो कि आपके इस सॉर्टिंग की प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर सकता है, उसे हम अलगारिदम कहते हैं। जनरली एक अलगारिदम को अगर हम डिफाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि एन अलगारिदम इज अ वेल डिफाइंड कंप्यूटेशन प्रोसीजर which takes some value or a set of values। ज़रूरी नहीं है कि वो एक वैल्यू ले, it could be a set of values as well। एज एन इनपुट जो है उसे वैल्यू या कुछ वैल्यूज़ का सेट मिलता है, और वो क्या कर रहा है, वो उस सेट को जो है
आउटपुट में कन्वर्ट कर लेता है, और आउटपुट जो है इट कुड बी बेसिकली अ वैल्यू और अ सेट ऑफ वैल्यूज एज वेल। जो हमारा यहाँ सॉर्टिंग का प्रॉब्लम है उसमें अगर आप देखें तो सीक्वेंस ऑफ n नंबर्स हमें मिल रहा है, और उसका जो आउटपुट है वो एग्जैक्टली उसकी रीऑर्डरिंग है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो वही है जो आपको एज एन इनपुट मिल रहा है, ठीक है नहीं। सो नॉर्मली एल्गोरिथम के और भी लोगों ने डेफिनेशंस किए हैं, यहाँ पे डेफिनेटली कुछ स्टेप्स हैं और आपने उन स्टेप्स को फॉलो करना है इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए। so this is the most simplest definition of an algorithm. Before we go and discuss the pseudocode or the steps involved in insertion sort, सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले हम डिफाइन करना चाह रहे हैं कि जी एल्गोरिथम को एक्सप्रेस कैसे किया जा सकता है। देखिए, हम एल्गोरिथम को एक्सप्रेस करते हैं, एल्गोरिथम को हम लिखते हैं, उसका प्राइम कंसर्न जो है वो ये होना चाहिए कि वो क्लियरली और एग्जैक्ट जो हम उस जो हमारे क्लियर स्टेप्स हैं और एग्जैक्टली वो स्टेप किस तरीके से परफॉर्म होने चाहिए, दैट शुड बी क्लियर इनफ, राइट। सो चाहे आप जिस भी मेथड को यूज़ करें, हमारा कंसर्न ये होना चाहिए कि वो क्लियरली आइडेंटिफाई हो कि स्टेप्स जो है वो किस तरीके से उसमें जो है वो एग्जीक्यूट होने चाहिए या परफॉर्म होने चाहिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बहुत सारे केसेस में हमारे पास इंग्लिश चूँकि ये बुक इंग्लिश में लिखी है, इंग्लिश में लिखी है, सो दैट्स व्हाई दे सेड इंग्लिश। अगर आप कम्युनिकेशन की बात करें, नॉर्मली हम अपने लैंग्वेज को भी यूज़ करते हैं। कोई प्रॉब्लम आपके पास आता है तो आप कहते हैं कि जी ये प्रॉब्लम आप इस तरीके से इन स्टेप्स के थ्रू जो है वो आप सॉल्व करें। सो नॉर्मली जो आपके पास नेचुरल लैंग्वेज होता है, जिस तरीके से इंग्लिश यहाँ पे है, और चूँकि हमारे कंप्यूटर साइंस में सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और जितना भी मटेरियल है वो इंग्लिश में है, तो इसलिए हम इंग्लिश के ऊपर बात कर लेते हैं। तो आप नेचुरल लैंग्वेज या इंग्लिश को जो है वो समटाइम्स आप यूज़ करते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू डिस्क्राइब यूर प्रॉब्लम्स, राइट, टू डिस्क्राइब यूर एल्गोरिथम्स। लेकिन जब आपके पास जिस तरीके से नॉर्मली हम कंप्यूटर साइंसेज में देखते हैं, यू डेफिनेटली डोंट एनकाउंटर सिंपली विद द प्लेन टेक्स्ट, राइट। सो आपके पास बहुत सारे केसेस में जो है वो कंट्रोल सिचुएशंस आते हैं, और वी कुड हैव रियली कॉम्प्लेक्स कंट्रोल या कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस जिसमें आपके पास डिसीजंस आते हैं, और उस डिसीजन पे बेस आपके पास मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो अगर हमारे पास कंट्रोल के इश्यूज को हमने जो है वो सॉल्व करना है, तो नॉर्मली हम सूडो कोड को यूज़ करते हैं। ये सूडो कोड अगर मैं सिंपली कह दूँ तो आपको क्लियर है कि नेचुरल लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज क्या है। दूसरे एंड पे आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिस्कस कर चुके हैं, तो डेफिनेटली आपको सोर्स प्रोग्राम का या सोर्स कोड का पता होगा। सो सूडो कोड जो है वो लाई करता है आपके प्लेन टेक्स्ट या इंग्लिश प्लेन लैंग्वेज के टेक्स्ट में और आपके सोर्स कोड के दरमियान। इसका मतलब ये है कि इसमें आपके पास जो है प्लेन टेक्स्ट भी आ सकता है इंग्लिश लैंग्वेज में से, नॉर्मली हम एम्बेड कर लेते हैं, लेकिन हम सोर्स जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं हम उनके कुछ कंस्ट्रक्ट्स को भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो जो नीचे 3 पॉइंट्स लिखे हैं उसमें यही चीज़ें जो है वो एक्सपेंड है। सूडो कोड क्या है, वो तकरीबन अगर आप देखें तो ये सिमिलर होता है सी प्लस प्लस, पास्कल या जावा। अगर आप इसमें से किसी एक को भी जो है वो आप जानते हैं, डेफिनेटली आपने किसी न किसी लैंग्वेज में काम किया होगा। सो ये इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो फॉर्मेट है, वो इनमें से वो इन्हीं से ही रिलेवेंट होता है या सिमिलर होता है इसके लिए, ठीक है जी। सो आप इजीली जो है वो अंडरस्टैंड कर लेंगे कि सूडो कोड क्या चीज़ है। बेसिकली सूडो कोड जो है वो जैसे मैंने कहा कि ये इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है आपके प्लेन टेक्स्ट या किसी भी नेचुरल लैंग्वेज और आपके सोर्स लैंग्वेज का। सोर्स लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, सॉरी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो प्रोग्राम आप लिखते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, जिसको उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंपाइलर जो है वो कन्वर्ट करता है आपके मशीन लैंग्वेज में, और फिर कंप्यूटर उसको प्रोसेस कर रहा है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि जी सोर्स प्रोग्राम से ये थोड़ा सा स्टेप जो है बिहाइंड है, तो इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली हम प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर के लिए नहीं लिख रहे हैं। ये जो रिप्रेजेंटेशन है सूडो कोड की, ये बेसिकली हम किसके लिए लिखते हैं, ये बेसिकली हमें ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है, या ह्यूमन को अंडरस्टैंड करने के लिए लिखते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो बेसिकली आप एक प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, उस प्रॉब्लम के बाद जो है वो आप फिर डिज़ाइन करते हैं उस सिस्टम को, और डिज़ाइन के बाद आपकी इम्प्लीमेंटेशन आती है। सो सूडो कोड रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक प्रॉब्लम का जो मेथड है, उसकी जो स्टेप्स हैं ये बेसिकली डिज़ाइन फेज में होते हैं, और
डिज़ाइनर जो है वो आपके कोडर से, जो आपकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहा होता है, वो उससे डिफरेंट होता है। तो बेसिकली एनालिस्ट जो है वो क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है अपने आउटकम को टुवर्ड्स द डिज़ाइनर, और डिज़ाइनर जो है वो बेसिकली कोडर के लिए लगता है कि जी ये स्टेप आपने इस तरीके से फॉलो करने हैं। सो ये बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन के पर्सपेक्टिव से नहीं होता, ये बेसिकली कोडर के लिए नहीं होता, ये बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इम्प्लीमेंटेशन के लिए नहीं होता, बल्कि ये बेसिकली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करता है, इम्प्लीमेंट करता है आपके एल्गोरिदम को, मींस आपका कोडर, जहाँ पे आपका जो है वो प्रोग्रामर जो है वो काम कर रहा होता है। सो प्रोग्रामर जो है बेसिकली ह्यूमन बीइंग होता है, तो हम बेसिकली ह्यूमन बीइंग प्रोग्रामर के लिए सोड कोड जो है वो लिखते हैं, अपने एल्गोरिदम को सोड कोड के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि फिर वो उसको आगे जो है वो एक्चुअली प्रोग्राम कर सकें। सो यहाँ पे फिर हमें जो सॉफ्ट इंजीनियरिंग के इश्यूज हैं, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, मॉड्यूलरिटी, एरर हैंडलिंग, ये सारी चीज़ें डिज़ाइनर के कंसर्न्स नहीं हैं, बल्कि ये प्रोग्रामिंग के कंसर्न्स हैं। जब वो प्रोग्रामर सोडो कोड को एल्गोरिथम में सोर्स कोड में कन्वर्ट करेगा, सो ही हैज़ टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, नॉट द डिज़ाइनर हैज़ टू, राइट। सो इसलिए आपको इन चीज़ों की जो है वो ज़रूरत नहीं होती। समटाइम्स हम सोडो कोड में क्या कर लेते हैं, मैंने कहा कि एक स्टेप आप जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पीछे आ जाएं। अब यहाँ पे हम ये लिखते हैं कि जी आप इसमें इंग्लिश स्टेटमेंट को जो है वो एम्बेड करें, क्योंकि हम ह्यूमन के लिए लिखते हैं, तो हमारा कंसर्न ये है कि जहाँ पे जो है वो स्टेटमेंट जो है वो ज़्यादा एक सिचुएशन को क्लियर कर सकता है, तो आप सोडो कोड के अंदर आप जो है वो प्लेन इंग्लिश स्टेटमेंट्स जो है उसको एम्बेड कर लें, ठीक है जी। सो इसलिए जब हम इसमें नेचुरल लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इंग्लिश स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर हमारे पास कोई ऐसा कंपाइलर नहीं है जो इसको मशीन कोड में डायरेक्टली कन्वर्ट करें, इसको ट्रांसफॉर्म करें। तो ये चीज़ आपके माइंड पे होनी चाहिए कि सोडो कोड को फिर प्रोग्रामर ने जो है उसको प्रोग्राम करना है इन अ सेलेक्टेड लैंग्वेज, जो भी उसके चॉइस का होगा, जो भी आपके जो है इम्प्लीमेंट कर रहा होगा, तो उसी के चॉइस पे डिपेंड कर रहा होगा कि वो उसको फिर किस सोर्स प्रोग्राम में जो है वो कन्वर्ट। हम इंसर्शन सॉर्ट पे आते हैं। सबसे पहले हम उसका आइडिया डिस्कस कर लेते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल एल्गोरिथम, लेकिन इट्स अ वेरी गुड एल्गोरिथम, लेकिन जब आपने कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स को जो है वो सॉर्ट करना हो, ठीक है जी। फॉर लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिस एल्गोरिथम की एफिशिएंसी जो है वो इतनी नहीं है, तो इसलिए उस केसेस में हम इसको यूटिलाइज नहीं करते। लेकिन जब आपके पास कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, तो उसके लिए इट्स अ वेरी गुड एल्गोरिथम, और हम देखेंगे आगे एनालिसिस में कि वाकई इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बेहतर है उसका, जब हम स्मॉल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए उसको लेते हैं। अब ये काम किस तरीके से करता है, अगर आप लोगों ने प्लेइंग कार्ड्स मींस जिसको मेरे ख्याल में ताश हम कहते हैं अपने अपने उसमें लोकल कम्युनिटी में, अगर आपने उसके गेम खेले हैं, तो उसमें जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में नॉर्मली जो कार्ड्स होते हैं वो हम लेके सॉर्टेड फॉर्म में जो है वो रखते होते हैं, और फिर उसी के ऊपर हम डिसीजन लेते होते हैं। एनीवेज आई एम नॉट वेरी मच फेमिलियर विद दिस वन, लेकिन ये आपका लेफ्ट और ये आपका राइट हैंड है। आपको लेफ्ट हैंड में ये कार्ड्स नजर आ रहे हैं। आप किस तरीके से एक नए कार्ड को ऑलरेडी जो आपके लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड में जो कार्ड होते हैं जो सॉर्टेड फॉर्म में होते हैं, आप उसको वहाँ पे प्लेस कैसे करते हैं। सो दिस इज द होल प्रोसीजर जो कि इंसर्शन सॉर्ट जो है वो यहाँ पे प्लेस कर रहा है, क्योंकि ये सॉर्टिंग परफॉर्म कर रहा है बाय इंसर्टिंग वर्ड। सो यहाँ पे तो हम उसका जो बेसिक कंसर्न है वो हम कार्ड्स का ले रहे हैं, लेकिन फिर वहाँ पे हम एक्चुअली नंबर को ही जो है वो इंसर्ट कर रहे होंगे। सो हम स्टार्ट कर लेते हैं कि जी हम किस तरीके से प्लेइंग कार्ड्स के हैंड को हाथ में जो है वो किस तरीके से सॉर्ट करते हैं। ऑलरेडी 52 कार्ड्स होते हैं आपके उसमें प्लेइंग कार्ड्स के सेट में, जिसके थ्रू आप गेम खेलते हैं। आप इनिशियली जो है वो सारे के सारे कार्ड्स जो हैं वो अपसाइड डाउन जो है वो पड़े होते हैं, फेस डाउन जो है वो पड़े होते हैं टेबल के ऊपर, और आपके दोनों हाथ जो है स्पेशली लेफ्ट हैंड साइड जिसमें आपने फिर अल्टीमेटली उसको सॉर्ट करना होता है, वो एम्प्टी होता है। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, एट अ टाइम आप एक कार्ड को उठाते हैं टेबल से, और उसको लेफ्ट हैंड साइड में करेक्ट पोजीशन पे जो है वो प्लेस कर लेते हैं, ठीक है जी। करेक्ट पोजीशन को प्लेस करने के लिए आप क्या करते हैं, अगर आप यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि ये ऑलरेडी आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमेशा क्या होता है, वो सॉर्टेड होता है। तो आप जब भी नया कार्ड, जिस तरीके से इन्होंने जो नया कार्ड लिया है इसमें 7 नंबर है, और ये ऑलरेडी जो इसके पास सॉर्टेड सीक्वेंस है दैट इज 2 4 5 एंड 10, राइट। सो अब अगर आप यहाँ पे देखें, कोई उसको लेफ्ट टू राइट ले रहा है, कोई इसको राइट टू लेफ्ट ले रहा है, आपने ये मैं उसी सीक्वेंस को फॉलो कर लेता हूँ जो आगे नेक्स्ट हमने जो है वो इंसर्शन सॉर्ट में भी लेना है।
तो मैं अगर यहाँ से स्टार्ट कर लूँ टूवर्ड्स लेफ़्ट टू राइट जो है, इन्होंने राइट टू लेफ्ट लिखा है, तो राइट टू लेफ्ट जो है वो आपके पास क्या है, आप वैल्यूज़ को, कार्ड्स को जो है वो मूव करते जाएंगे और आपने एक ऐसे कार्ड को डिटरमाइन करना है जिस कार्ड से आपका करंट कार्ड जो आपके दूसरे हाथ में है, राइट हाथ में है, उसकी वैल्यू जो है उससे कम होती है। सो डेफिनेटली आपके पास दो कार्ड्स आ जाएंगे और उन दो कार्ड्स के दरमियान जो है वो आपने इस कार्ड को जो है वो प्लेस करना है। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि करेक्ट पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने उसको कंपेयर करना होता है हर एक कार्ड के साथ जो ऑलरेडी आपके हाथ में होते हैं, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, आप राइट टू लेफ्ट ले लें क्योंकि बुक भी कहते हैं कि राइट टू लेफ्ट ले लें। ऑल द टाइम आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड में कार्ड्स हैं वो आपके पास सॉर्टेड होते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि ये वही कार्ड्स थे जो आपने लिए थे, लेकिन पहले वो वो टॉप कार्ड्स हैं जो आपने उस पाइल में से उठाए थे, लेकिन अब वो आपने सॉर्ट कर दिए। ठीक है, पहले डेफिनेटली वो सॉर्टेड नहीं थे। आप ये नहीं कह सकते कि पहले आपने 2 उठाया था, फिर 4 उठाया था, फिर 5 उठाया था। अगर आप देखें, अगर 2 4 5 10 ऑलरेडी आपके हाथ में है और नेक्स्ट आपने ये उठाया, तो इसका मतलब ये है कि वो सॉर्टेड फॉर्म में नहीं थे। इसलिए सॉर्टिंग आप परफॉर्म करते हैं तब ही आपके पास अनसॉर्टेड सीक्वेंस जो है, चाहे वो कार्ड्स का हो चाहे वो नंबर्स का हो, वो सॉर्टेड फॉर्म में कन्वर्ट। अब before we talked about the insertion, the pseudocode of insertion sort, हम pseudocode के conventions थोड़े से डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पे हमें नज़र आ रहे होंगे। फिर एक्चुअल कन्वेंशंस जो है वो बाकी हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो यहाँ पे जो पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं हम उसी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हम ये कहते हैं कि जी हमारे पास जो इंसर्शन सॉर्ट है हम उसके लिए प्रोसीजर लिख रहे हैं। ठीक है जी, इस प्रोसीजर को हमने जो है वो एक एरे देना है और इस एरे का यहाँ पे जो है वो रेंज गिवन है। इसका मतलब ये है कि 1 to n आपका रेंज शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि 1 to n एलिमेंट्स हैं तो आप n एलिमेंट के एक एरे को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है जी, आपके पास n एरे के एलिमेंट्स हैं और ये बेसिकली पास्कल का जो है वो कन्वेंशन था कि वो डॉट डॉट यूज़ कर रहा था। ठीक है जी, तो अब ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे जब यूज़ करें सी लैंग्वेज को, तो हो सकते हैं वहाँ पे तो पॉसिबल तो या किसी और लैंग्वेज को, तो वो कुछ और कन्वेंशन को यूज़ कर रहा होगा। लेकिन A1 to N का मतलब ये होगा कि आप बेसिकली n एलिमेंट्स के एक एरे को जो है वो क्या कर रहे हैं, वो एज ए पैरामीटर एज एन इनपुट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं किसको, इस प्रोसीजर को जो कि हम इंसर्शन सॉर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब एक चीज़ यहाँ से देखें, हम यहाँ से 1 to n लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम वन इंडेक्सिंग जो है वो यूटिलाइज कर रहे हैं यहाँ पे। आप अगर लैंग्वेजेस की बात करें तो कुछ बुक्स के अंदर यहाँ पे हम जीरो से भी स्टार्ट लेंगे। हमारा कंसर्न अगर n एलिमेंट्स का है तो 1 to n इज क्वाइट सिंपल कि आप 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, n पे वो एंड हो रहा होगा। लेकिन पास जगहों के ऊपर जो है वो हम जीरो से लेके n-1 तक भी ले रहे हैं क्योंकि हमारा कंसर्न ये है कि हम n एलिमेंट्स को ही जो है वो रिप्रेजेंट कर लें या उसको ही कंसर्न कर लें। ठीक है जी, और ये हम ज़ीरो इंडेक्सिंग और वन इंडेक्सिंग का यहाँ पे डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली हमने इन सोडो कोड्स को जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है, चाहे आप उसमें सी ले लें, सी प्लस प्लस ले लें या जावा ले लें, तो वो सारे के सारे ज़ीरो ओरिजिन इंडेक्सिंग है। ठीक है, ज़ीरो ओरिजिन इंडेक्स्ड है, वो ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट जब भी आप एरे को जो है वो डिक्लेयर करेंगे तो उसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो ज़ीरो लोकेशन पे जाएगा। इसका मतलब ये है कि लास्ट जो nth एलिमेंट है वो n-1 लोकेशन पे जाएगा। सो यहाँ डिस्कशन का कंसर्न ये है कि जब आप कन्वर्ट करें एक सोडो कोड को जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो आप इन चीज़ों का कंसर्न या इन चीज़ों को जो है वो प्रॉपरली जो है वो मेंटेन करें, प्रॉपरली मैनेज करें, अदरवाइज आपके पास इश्यूज आएंगे। ठीक है जी, और इसी के ऊपर जो है वो लूप्स जो है, जब हम लूपिंग का कंसर्न या लूप जो है वो हम यूटिलाइज करते हैं तो हमारे पास ये इश्यूज भी आते हैं। ठीक है जी, सो इसके मल्टीपल वेरिएशंस हैं। एक तो ये है कि या तो आप 0 to n-1 इसकी प्लेसमेंट करें, या आप एरे जो है वो 0 to n ले लें और ज़ीरो लोकेशन को जो है वो आप स्किप कर दें और 1 से लेके n वैल्यूज़ तक जो है आप उनको जो है वो यूटिलाइज करें। एनीवेज वी लीव इट टू द प्रोग्रामर कि वो किस तरीके से इसको परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन यू शुड बी क्लियर कि आपने जितने वैल्यूज़ को जो है वो रिप्रेजेंट करना है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी, हमारे पास लेक्चर नोट्स में जो यहाँ मैं फॉलो कर रहा हूँ उसमें हम जो हमारे पास एरे लेंथ है उसे बाई पैरामीटर जो है वो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ। मैंने कहा कि लेंथ एन ऑफ एरे राइट, ये जो एरे में दे रहा हूँ उसका लेंथ जो है वो एन है। अब ये इसीलिए हमारे पास मेथड्स अवेलेबल हैं, जब आप एक एरे दे दें तो आप इस एरे का लेंथ जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे इस लेक्चर नोट में ये कहते हैं कि हम भाई
एरे लेंथ जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं जो पैरामीटर। उसका कंसर्न ये है कि यहाँ पे हमने एनालाइज करना है और एनालिसिस में हमने हर एक स्टेटमेंट को जो है वो कंसिडर करना है और हर एक स्टेटमेंट जो है वो इन टर्म्स ऑफ टाइम जो है वो टाइम कंज्यूम करेगा। तो इसलिए अगर हमने टाइम को जो है वो एफिशिएंट बनाना है तो हमने क्या करना है कि हमने जो जो टास्क जो है वो डायरेक्टली आप साइन कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, आप उसको प्रोवाइड करें जस्ट टू सेव योर टाइम। एक और सॉरी कॉन्सेप्ट जो है कि इन प्लेस सॉर्टिंग जो है वो यहाँ पे क्या होगी। ठीक है, आप एरे ए जो है वो यहाँ पे जो प्रोसीजर हम डिस्कस कर रहे हैं वो प्रोसीजर जो है वो क्या कर रहे हैं, वो इन प्लेस सॉर्टिंग कर रहे हैं। इन प्लेस का मतलब ये है कि आपको एरे ए में जो है वो इनपुट मिल रहा है, तो आपके पास जो ज़्यादातर प्रोसेस हो रहा है वो आपके एरे ए के अंदर ही हो रहा है। जिसमें आपको इनपुट मिल रहा है उसमें आपका आउटपुट भी प्रोड्यूस हो रहा है, और जो प्रोसेसिंग हो रही है आपके इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर मीन्स एक ऐसे सीक्वेंस को जो पॉसिबली जो है वो सॉर्टेड नहीं है उसको आप रीऑर्डर कर रहे हैं इन अ सॉर्टेड फॉर्म। और ये सारा प्रोसेस मोस्टली आपका जो है उसमें जो नंबर्स हैं वो एरे के अंदर ही रीअरेंजमेंट हो रही है, रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है, वो इनसाइड द एरे हो रही है। लेकिन डेफिनेटली आपके पास कुछ कांस्टेंट नंबर जो है वो एरे से एट एनी गिवन टाइम जो है वो बाहर हो सकता है और वो बाहर होगा। ठीक है, सो ये हम देखेंगे कि हमारे पास इस जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम है इंसर्शन सॉर्ट का, उसमें हर टाइम आपके पास एक ही एलिमेंट जिसको आपने प्लेस करना होता है वही एलिमेंट आपका जो है वो एरे से बाहर होता है, बाकी सारी प्रोसेसिंग जो है वो रीअरेंजमेंट जो है वो इनसाइड दी एरे ए। So this is the insertion sort procedure. This is a pseudocode now. अगर आप देखें तो ये तकरीबन उसी सिमिलर है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ ही। ठीक है जी, लेकिन एग्जैक्टली ये उस तरह से नहीं है। सूडो कोड क्या कह रहे हैं कि फॉर ये मेरे पास आउटर लूप है, ये आउटर लूप जो है वो क्या कर रहा है, इसका एंड जो है वो सारे के सारे स्टेटमेंट्स के बाद है। ठीक है जी, और मेरे पास एक वाइल का लूप यहाँ पे यूज़ हो रहा है जो कि नेस्टेड लूप है, इस फॉर लूप के अंदर ही यूटिलाइज हो रहा है। इसके कंडीशन के अंदर इसकी जो बॉडी है उसमें ये दो स्टेटमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है जी, सो इसका मतलब ये है कि दिस डू स्टेटमेंट, दिस कमेंट स्टेटमेंट, दिस इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट एंड दिस एक्चुअली द प्लेसमेंट स्टेटमेंट जो है ये बेसिकली जो है वो इसके सिंपल स्टेटमेंट्स हैं। और ये वाइल जो है यहाँ पे इन कंडीशन पे बेस ये जो है ये रेप्लिकेट हो सकती है। ठीक है जी, लिस्टिंग लूप का कंसर्न ये होता है कि आपके वैल्यूज जो हैं वो रेप्लिकेट होते जाएं, वो जो है वो मल्टीपल टाइम्स जो है वो रिपीट हो जाएं। सो जे की एक वैल्यू के लिए आपके वाइल की पॉसिबिलिटीज है, डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज जो आपके पास वैल्यू है जिसको आप प्लेस कर रहे हैं उसकी पोजीशन और उसके स्टेटस के ऊपर है कि वो आया ऑलरेडी सॉर्टेड है या एनीवेज वी कैन सी इट के वो किन कंडीशंस पे बेस्ड हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जे इज इक्वल टू 2 to n, हम सेकंड वैल्यू से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली इस सारे फॉर लूप का या इस सारे प्रोसीजर का कंसर्न क्या है कि जे का हर एक आइट्रेशन जो है वो एक वैल्यू लेके उसको एग्जैक्ट लोकेशन पे जो है वो प्लेस कर रहा होगा। तो देखिए हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, हम 1 से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से इसलिए नहीं स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर मेरे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें एक ही एलिमेंट है तो एक एलिमेंट बाय इटसेल्फ जो है वो सॉर्टेड होता है। तो सॉर्टिंग का तकनीक हम अप्लाई करते हैं जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट करना है 2 के साथ, तो जब मैं 2 वैल्यू लूँगा तो 1 और 2 मेरे पास सॉर्टेड सीक्वेंस आएगा। फिर मैं थर्ड पे जाऊँगा तो 1 और 2 के साथ फिर मैं चेक करूँगा कि थर्ड वैल्यू 1 और 2 के परस्पेक्टिव से कहाँ पे उसकी प्लेसमेंट होनी चाहिए। और जब ये लूप टर्मिनेट ये आइट्रेशन टर्मिनेट होगा जे का तो फिर मेरे पास 1 2 और 3 जो है वो सॉर्टेड आ जाएगा। फिर मैं फोर्थ पे जाऊँगा, फोर्थ की प्लेसमेंट करूँगा, तो जब मैं नेक्स्ट वैल्यू पे जाऊँगा तो फोर्थ वैल्यू जो है वो ऑलरेडी जो है वो सॉर्ट होनी चाहिए। ठीक है, या 4 वैल्यू सॉर्टेड होनी चाहिए। so that's the way the procedure will move on, right? so हम सेकंड वैल्यू से लेके n वैल्यूज तक जितने भी वैल्यूज हैं ये लूप जस्ट उसको सेलेक्ट कर रहा है और इसका इंटरनल जितना भी कोड है उसका कंसर्न ही ये है कि ये फाइंड आउट करे, ये फिर फाइंड आउट करेगा कि किस किस के साथ उसका कंपैरिजन हो। ये जो ये वाले स्टेटमेंट्स आपके पास डू ये तो खैर कमेंट है, और ये वाला और ये वाइल लूप जो है ये इसका एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट कर रहा है और ये फिर एक्चुअल उस वैल्यू को वहाँ पे प्लेस कर रहे हैं जहाँ से जहाँ पे इसका एग्जैक्ट लोकेशन होगा। ठीक है जी, सो जे इज इक्वल टू 2 to n आपका ये लूप चल रहा होगा। ये सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो ये है कि जो जेथ लोकेशन जिसके लिए एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करना है सबसे पहले आप उसको एक टेम्पररी की वेरिएबल में प्लेस कर दें। ठीक है जी,
ये कमेंट है और वो ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट जो है ये स्टेटमेंट्स क्या कर रहे हैं, जितने भी यहाँ से नीचे वाले स्टेटमेंट्स हैं वो ए ऑफ जे वैल्यू को एक सॉर्टेड सीक्वेंस ए वन से लेके जे माइनस वन तक जो ऑलरेडी सॉर्टेड सीक्वेंस है ये उसके लिए एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करके उसको प्लेस कर रहा है। तो जब हम अगेन यहाँ पर आएंगे तो फिर हमारे पास जब हम जे इज इक्वल टू 3 पे जाएंगे तो 1 और 2 की वैल्यू सॉर्टेड फॉर्म में आपको नजर आएंगे, जबकि बाय डिफॉल्ट बेस कंडीशन ये है कि आप जब सेकंड से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास ए 1 to 1 मींस जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास वैल्यू है वो ऑलरेडी क्या है, वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। ठीक है जी, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें जो है वो j माइनस वन की वैल्यू को एक आई वेरिएबल में जो कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम आगे इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, हम मैक्सिमम वैल्यू से जो सॉर्टेड सीक्वेंस है उसके लार्ज वैल्यू जो उसका फाइनल वैल्यू है उसमें से स्टार्ट करेंगे और फिर हम टूवर्ड्स स्मॉल वैल्यू जो है उसका कंपैरिजन करते जाएंगे। वो कंपैरिजन कैसे करते जाएंगे, हम देखते जाएंगे, ये आई का इंडेक्स हमने इसलिए लिया है कि हम जब लेफ्ट मोस्ट साइड पे जा रहे हैं तो आया वैल्यूज ख़त्म तो नहीं हो जाएंगे, और ये एक एक्सट्रीम केस को डिस्कस कर रहा होगा जो हम आगे जो है वो फिर डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है जी, सबसे पहले हमने ये देखना है कि आया एक वैल्यू एग्जिस्ट भी कर रही है जिसके साथ मैं कंपेरिजन कर रहा हूँ। तो ये एक कंडीशन का जो ये वाला पार्ट है वो ये चेक कर रहा है कि यस वैल्यू अवेलेबल है या वैल्यू अवेलेबल नहीं है, और ये वैल्यू ये चेक कर रहा है कि जो सॉर्टेड सीक्वेंस आप डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको वन बाई वन ले रहे हैं, की वैल्यू के साथ उसका कंपैरिजन है, तो आया आपको एक ऐसी वैल्यू तो नहीं मिल रही जिसकी वैल्यू इस की से बड़ी है। अगर आपके पास एक वैल्यू जो है आपको मिल रही है जो की से बड़ी है और वैल्यू एग्जिस्ट भी कर रही है, तो फिर आप नीचे आएंगे और आपने वैल्यू को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है वो मूव करना होगा ताकि हमारे पास जो है एक ऐसी वैल्यू आए। हम स्टॉप हमने कब करना है, या तो हमने तब स्टॉप करना है जब मेरे पास कोई और वैल्यू ना हो। जब कोई और वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब यह है कि मेरे पास जो अभी करंट की वैल्यू है वो क्या है, वो सबसे स्मॉलेस्ट है। तो फिर मेरे पास ये वैल्यू जो है वो जीरो में से वन ऐड करके फर्स्ट लोकेशन पे उस वैल्यू को प्लेस कर देगा। सेकंड वैल्यू जो है वो मेरे पास ये है कि मेरे पास जो वैल्यू है जो जिसको मैं करंटली अभी प्लेस करना चाह रहा हूँ वो मेरे पास क्या है, उससे कोई भी मुझे स्मॉलर वैल्यू मिले। जैसे ही मुझे कोई उससे स्मॉलर वैल्यू मिलेगी तो स्मॉलर या इक्वल वैल्यू मिलेगी तो डेफिनेटली मेरे पास उसके राइट साइड पे जो है मींस अगर वो आयत लोकेशन पे मुझे वो वैल्यू मिलती है जो कि इस की वैल्यू से स्मॉल या उसकी इक्वल है, तो फिर आई प्लस वन लोकेशन जो है दैट इज एग्जैक्ट लोकेशन जो कि मेरे इस करंट वैल्यू के लिए जो है वो होना चाहिए। ठीक है जी, आगे हम इस एग्जांपल ले लेते हैं और इस एग्जांपल के थ्रू हम इसको ये सारे के सारे स्टेप्स जो है वो कवर भी हो जाएंगे कि ये किस तरीके से जो है वो हमें हेल्प आउट कर रहा है। चलो मैंने यहाँ पे भी इस इंसर्शन सॉर्ट का जो प्रोसीजर है वो प्लेस कर दिया ताकि हम यहाँ पे जो है वो क्लियर हो कि हर एक स्टेप जो है वो किस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। ठीक है जी, एग्जांपल हमें जो गिवन है वो है 524613, दिस इज द इनिशियल इनपुट। ये हमारे पास अगर आप इस वैल्यू को देखें तो ये सॉर्टेड नहीं है। अल्टीमेटली हमने क्या करना है, इसको हमने सॉर्ट कर देना है। हमने हमारा जो फॉर लूप है जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है जे इज इक्वल टू 2 to n, वो कहाँ से चलेगा, वो यहाँ से स्टार्ट करेगा और टूवर्ड्स आपके राइट जो है वो मूव करे टूवर्ड्स जो है सॉरी मेरा राइट है वहाँ का उनका लेफ्ट होगा, तो आप इसको कंफ्यूज ना करें। तो आप 2 से 3 फिर 4 इस तरीके से आप n तक जाएंगे। n इज बेसिकली 6 वैल्यू इन हियर, क्योंकि अगर आप देखें तो 1 to n मेरे पास एरे के एलिमेंट्स हैं तो इसका साइज जो है वो मेरे पास क्या है, वो n है। तो जो मेरा फॉर लूप चलेगा वो कहाँ से चलेगा, वो 2 to 6 चलेगा। ठीक है जी, ए जो है दिस इज बेसिकली ए, ये वो एरे है जिसमें सारे के सारे सीक्वेंस आपके पास अवेलेबल हैं। सबसे पहले मैंने क्या करना है, जैसे मैंने कहा था कि मैंने सेकंड वैल्यू से स्टार्ट करना है। ये उसका लेफ्ट साइड है और लेफ्ट साइड जो है वो आपके पास क्या है, वो ऑलरेडी सॉर्टेड होना चाहिए। अभी इनिशियली आपके पास यहाँ पे एक एलिमेंट है तो ए 1 to 1 की जो वैल्यू है वो 5 है, और 5 को अगर आप देखें तो वो अकेले एलिमेंट है तो वो जो है वो ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में है। ठीक है, अब ये हम जब अप्लाई करेंगे और जे की वैल्यू के नेक्स्ट आइट्रेशन पे आएंगे तो 2 और 5 जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, वो हमारे पास जो है वो सॉर्टेड होना चाहिए ताकि हम फिर थर्ड के लिए उसका एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो फाइंड आउट करें। ठीक है, तो ये मस्ट है कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ऑलरेडी सॉर्टेड होना चाहिए। सो मैं जे से स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये तो अंडरस्टूड है कि ये जो है वो सॉर्टेड है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। के की वैल्यू क्या है, ये ए ऑफ जे मीन्स कि ए ऑफ टू की वैल्यू जो टू है इसको आप की में प्लेस कर दें तो की वेरिएबल में टू की वैल्यू आ जाएगी,
और A1 to 1 को मैंने क्या करना है, A1 to 1 के साथ मैंने इसका कंपेरिजन करना है, ठीक है। सो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I जो है वो j-1 हो जाएगी, तो j की वैल्यू 2 है तो j-1 की वैल्यू 1 है, तो I वेरिएबल जो है वो 1 हो जाएगा। अब मैं आऊँगा वाइल लूप पे, और यहाँ पे दो कंडीशन लगे हुए हैं। मैं कहूँगा 1 इज ग्रेटर देन 0, तो येस इट इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये है कि वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। और उसके बाद आई की वैल्यू मीन्स A1 की वैल्यू जो है वो 5 है, और आप देखें कि 5 की वैल्यू जो है वो की में 2 की वैल्यू है, तो 5 की वैल्यू 2 से जो है वो बड़ी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस लूप के इनर जाऊँगा और मैं क्या करूँगा कि जो ith लोकेशन पे वैल्यू है जिसकी वैल्यू 1 है, आप उस वैल्यू को क्या करें, वो i+1 लोकेशन पे उसको मूव कर दें। सो ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि ith लोकेशन की वैल्यू ए में जो एरे ए में जो ith लोकेशन की वैल्यू है उसको i+1 लोकेशन पे मूव कर दें। तो ये देखें, ये 5 की वैल्यू जो है वो यहाँ पे मूव हो जाएगी। अब ये की में हम क्यों प्लेस कर रहे थे, वो इसलिए प्लेस कर रहे थे कि अगर हम इस 2 की वैल्यू को, जो jth लोकेशन की वैल्यू है उसको वहाँ पे प्लेस ना करते, तो डेफिनेटली हमारे पास क्या होता, ये वैल्यू जो है ये लूज हो जाती, ये हमें फिर नजर ना आती, ठीक है जी। और ये स्टेटमेंट फिर क्या कर रहा है, मैंने चूंकि आई की 1 लोकेशन की वैल्यू जो है उसको स्वैप कर दिया है, सो अब मेरे पास आई की वैल्यू डिक्रीमेंट कर दें। अब आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, तो आई की वैल्यू 1 थी, तो 1 - 1 जो है ये 0 हो जाएगी, और ये लूप पर यहाँ पर आ जाएगी। सो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 1 से तो हमने स्टार्ट लिया, 0 की वैल्यू कोई अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जब तक आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है आप ये करते जाएं, अदरवाइज स्टॉप करें, ठीक है जी। तो देखें, अब यहाँ पे आई की वैल्यू 0 हो गई है, इस कंडीशन के इस पार्ट की वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, ये कंडीशन जो है ये फॉल्स हो रहा है। तो जब ये फॉल्स होगा तो हम क्या कहेंगे, इसके फॉलोइंग स्टेटमेंट पे जाएंगे और हम कहेंगे कि जी आई+1 लोकेशन में की वैल्यू को प्लेस करें। इसका मतलब ये है कि की वैल्यू जो है वो 2 है, उस 2 की वैल्यू को कहाँ पे प्लेस करें, 0+1, तो A1 पे प्लेस करें, तो यहाँ पे वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है जी। तो देखें, ये यहाँ से यहाँ डायरेक्ट नहीं आ रही, बल्कि ये की में गई थी, यहाँ से हमने इसको वहाँ पे मूव करवाया, ये की वेरिएबल से फिर बेसिकली ये 2 की वैल्यू जो है वो यहाँ पे जा रही है। तो देखें, जब ये कंप्लीट हो जाता है, आप वापस इस कंडीशन ये फॉर लूप पे आ जाते हैं। अब आपके पास 2 से जो है वो आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, आपका इटरेशन जो है वो सेकंड इटरेशन जो है वो थर्ड वैल्यू को लेगा, तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब जब मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो आप ये देख लें कि 2 और 5 जो है वो ऑलरेडी क्या है, वो सॉर्टेड फॉर्म में है, ठीक है जी। अब यहाँ से आप देखें, ये वैल्यू मेरे पास जो है वो कहाँ पे जाएगी, की में जाएगी, ये वैल्यू जो है वो 4 से ग्रेटर है, तो ये वैल्यू यहाँ पे मूव करेगी। और जब मैं जाऊँगा इस वैल्यू पे, ये वैल्यू जो है ये क्या है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा कि A2 की जो वैल्यू, A1 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है इस की से। तो हम तो कहते हैं कि जब वो ग्रेटर है तब आप इस पे जाएं और स्वापिंग करते जाएं। तो ये वैल्यू इससे क्या है, ये वैल्यू तो इससे स्मॉल निकली, 2 की वैल्यू जो है वो 4 से स्मॉल है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है। आप यहाँ पर आ जाते हैं और आप ये कहते हैं कि जी 1 लोकेशन में 1 एक और ऐड करें, तो इसका मतलब ये है कि 2 लोकेशन पे आ जाएं और 2 लोकेशन पे जो है इस 4 की वैल्यू को प्लेस करें। तो देखें, जब ये कंप्लीट हो जाता है तो मेरे पास 2, 4 और 5 की वैल्यू जो है वो क्या है, वो सॉर्टेड हो गए। अब मैं 4 की वैल्यू पे आऊँगा। देखिए, ये दूसरा एक्सट्रीम है। पहला एक्सट्रीम जो है वो मैं आगे डिस्कस कर लूँगा, ये दूसरा एक्सट्रीम है। और ये जो है ये वैल्यू जो है वो कब प्लेस होगी, जब आपका ये कंडीशन जो है वो फॉल्स होगा इस सिचुएशन में, क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज जो सॉरी यहाँ पे, यस दिस इज द वे। आपके पास क्या है, आपके पास ये वैल्यू जो करंट वैल्यू है, आपको नजर आ रहा है कि ये सब वैल्यू से बड़ी है। ये वैल्यू टेम्प में चली जाएगी, की में चली जाएगी, टेम्पररी वेरिएबल में, और आपके पास आई की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी। तो हम देखेंगे कि A3 की जो वैल्यू है, इज दिस ग्रेटर देन की, सो इट्स नॉट ग्रेटर देन 3। सो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगी, फर्स्ट ही जो आपका जो कंडीशन है वो एक ही अल्ट्रेशन के लिए भी नहीं चलेगा, और आप डायरेक्टली की से उस वैल्यू को अपनी जगह पे दोबारा जो है वो प्लेस कर लेंगे। वो इसलिए क्योंकि आपको डायरेक्टली ही, अब आपको यहाँ से ब्यूटी नज़र आ रही होगी कि हम क्यों जो है इस जो सॉर्टेड सीक्वेंस है हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्यों जो है वो कंपेयर कर रहे थे, क्योंकि जैसे ही हमें पहले वैल्यू मिलेगी, हम हमारा जो अगर अगर जो है वो उसके उस सॉर्टेड सीक्वेंस की सबसे जो लास्ट वैल्यू सबसे बड़ी है,
तो फिर आपको कोई जो है वो स्वापिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस एल्गोरिथम कि हम सॉर्टेड सीक्वेंस को से जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो उसकी कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं। ठीक है, सो ये वन एक्सट्रीम था जिसमें आपके पास एक वैल्यू आती है और वो वैल्यू जो है उन सब वैल्यूज से जो है वो बड़ी होती है, लेकिन कंपैरिजन एक ही कंपैरिजन में आपको पता चल जाता है कि एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो उस जेथ वैल्यू की जो सबसे बड़ी है वो कहाँ पे हो, जो सॉर्टेड सीक्वेंस में सबसे बड़ी है वो कहाँ पे प्लेस होनी चाहिए। अब इसके बाद नया दूसरा जो एक्सट्रीम है वो यहाँ पे है। आप यहाँ पे देखें तो वन की वैल्यू जो है वो सबसे स्मॉल है, तो आपने क्या करना है, आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है सारी वैल्यूज को जो है वो बाई वन जो है वो मूव करना है। और यहाँ पे ये कंडीशन जब फॉल्स होता है तो तब जाके आप इस वैल्यू को एक्चुअल इस लोकेशन पे प्लेस कर लेते हैं। वो कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। जब आप ये सारे वैल्यू को देखें, जब आप इनिशियली यहाँ पे आएंगे तो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, जे की वैल्यू 5 है, तो ये आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। 4 इज ग्रेटर देन 0, आप कहते हैं यस। फिर आप कहते हैं कि जी ए 4 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है आपके 1 की वैल्यू से, जो की वैल्यू है, आप कहते हैं यस, तो ये मूव हो जाएगी यहाँ पे। फिर आप आई को डिक्रीमेंट करते हैं, आई की वैल्यू 3 हो जाती है, 3 की वैल्यू 5, ये भी इससे बड़ी है तो ये भी मूव हो जाएगी। अब देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अगर आप यहाँ पे देखें तो इवन ये स्वापिंग भी डिसेंडिंग ऑर्डर में हम करते हैं तो हमारी कोई वैल्यू जो है वो लूज नहीं हो रही। ठीक है, सो 5 की वैल्यू फिर फोर्थ लोकेशन पे आ जाएगी, 4 की वैल्यू जो है वो थर्ड लोकेशन पे आ जाएगी, 2 की वैल्यू जो है वो सेकंड लोकेशन पे आ जाएगी, और आई की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा कि 0 इज ग्रेटर देन 0, तो आप कहते हैं नो। आप फिर यहाँ पर आ जाते हैं 0 प्लस 1, तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट लोकेशन, और फर्स्ट लोकेशन पे किस वैल्यू को प्लेस कर दें, ये 1 वैल्यू को जो कि आपके की में है यहाँ से। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगी। अब 3 को अगर आप देखें तो इट्स अ मैक्स सिचुएशन, आपके पास जो है ये वैल्यू जो है ये इससे बड़ी है तो ये मूव हो जाएगी। ये वैल्यू जो है ये इससे बड़ी है तो ये यहाँ पे मूव हो जाएगी। ये वैल्यू जो है ये भी 3 से बड़ी है तो ये यहाँ पे मूव हो जाएगी। लेकिन 2 से जो है ये 3 की वैल्यू क्या है, वो बड़ी है, तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू जो है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, ए 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0। सो आपके पास क्या हो जाएगा, आप इस सेकंड लोकेशन से नेक्स्ट लोकेशन इज बेसिकली द प्लेस जहां पर थर्ड की वैल्यू जो है वो आपके पास प्लेस होनी चाहिए। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आप 6 लोकेशन या 6 वैल्यू को जो है वो प्लेस कर चुके हैं। आपको फॉर लूप जो है उसने 6 तक ही चलना था, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। और अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 वो वैल्यूज जो 5 2 4 6 1 3 के फॉर्म में आपको जो सीक्वेंस मिली थी, वो इस एल्गोरिथम में जो है वो क्या करती हैं, वो सॉर्ट करती हैं। ठीक है जी। Now we talked about the correctness of an algorithm. So we use a technique which we call a loop invariant or loop invariance. And this is basically used to help us understand why an algorithm gives the correct answer. If we talk about the loop invariance or the loop invariant for the insertion sort. So if you look at this, this is basically how the loop varies. So starting from the initialization till termination, we have to check it out that how it works. And anyway, we're gonna come to the uh, uh, parts of this loop invariance later on, but let's say कि हमारे पास जो insertion sort है उसका loop invariance जो है वो क्या हो सकता है। So at the start of each iteration of the outer for loop, जिस तरह मैंने कहा था कि for loop जो है वो बेसिकली अलगारिदम में एक वैल्यू को लेके उसके लिए एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करने के बाद उस वैल्यू को वहाँ पे प्लेस कर रहा है। सो वी टॉक विद रिस्पेक्ट टू दैट लूप एंड एवरी आइट्रेशन ऑफ दैट लूप. So the loop indexed by j, which is the subarray A1 to j minus 1 consists of the elements originally uh, in the places from 1 to j minus 1, but now they are in sorted form. So हम ये कह रहे हैं कि जी किसी भी आउटर फॉर लूप का हर एक आइट्रेशन जो है वो क्या कर रहा है कि हर एक जो जे लोकेशन पे इंडेक्स जे इंडेक्स लूप के इंडेक्स वेरिएबल के लिए जो हमारे पास 1 से लेके जे माइनस 1 तक जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या होने चाहिए, वो ऑलरेडी जो है उसी लोकेशन पे वो वैल्यूज पहले भी थे लेकिन वो अनसॉर्टेड थे, अब अब जो है वो सॉर्टेड होने चाहिए। ठीक है, सो अगर हम लूप इन्वेरियंस के थ्रू जो है वो करेक्टनेस को प्रूव करते हैं तो हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। फर्स्ट थिंग इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन, the second is the iteration to iteration which we call maintenance, and the third one is called the termination.
सबसे ज़्यादा जो इश्यूज आ सकते हैं वो लूप में वो इनिशियलाइजेशन और टर्मिनेशन में आ सकते हैं। अगर इनिशियलाइजेशन और टर्मिनेशन ठीक है और द रेस्ट ऑफ द लॉजिक इज करेक्ट एज वेल, तो फिर इसमें कोई इशू जो है वो नहीं हो सकता। इसलिए वहाँ पे मैं जो एम्फेसिस दे रहा था जीरो इंडेक्सिंग और वन इंडेक्सिंग पे, कि वहाँ से अगर इंडेक्सिंग जो है वो करेक्ट नहीं है तो हमारे पास इश्यूज जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है जी। सो एनीवेज इनिशियलाइजेशन क्या करता है कि ये देखता है कि एक लूप इनवेरिएंस का जो इनिशियलाइजेशन स्टेप है टुवर्ड्स करेक्टनेस, वो ये कहता है कि आया जो फर्स्ट आइट्रेशन आपके लूप की हो रही है उससे पहले उसका आउटकम जो है वो करेक्ट है या नहीं है। मेंटेनेंस जो है एज आई सेड इट्स आइट्रेशन टू आइट्रेशन। अगर ये जो है आइट्रेशन से पहले जो है, ठीक है ना, अगर उसका रिस्पांस करेक्ट है तो फिर आइट्रेशन उस आइट्रेशन के कंप्लीट होने के बाद और नेक्स्ट आइट्रेशन के स्टार्ट होने से पहले भी उसका रिस्पांस जो है वो करेक्ट होना चाहिए। और टर्मिनेशन का मतलब ये है कि जब आपका लूप टर्मिनेट होता है तो इनवेरिएंस जो है आपको उसके एंड में कि लूप जो है वो यूजुअली टर्मिनेट हो गया है, इट गिव अस यूजफुल प्रॉपर्टी, और ये बेसिकली हेल्प आउट करता है हमें to show us that the algorithm is basically a correct algorithm. सो एनीवेज हम करेक्टनेस जो है उसके लिए जो मेथड यूज़ करते हैं हम उसे लूप इनवेरिएंस कहते हैं। और लूप इनवेरिएंस जो है वो हमने इंसर्शन सॉर्ट के लिए लूप इनवेरिएंस को डिफाइन किया, और फिर हम गए कि जी लूप इनवेरिएंस को हम करेक्ट किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो हमने कहा कि उसके 3 स्टेजेस हैं जिसको हमने इनिशियलाइजेशन, मेंटेनेंस और टर्मिनेशन कहा। अब हम जो इंसर्शन सॉर्ट है उसके लिए ये 3 स्टेप्स जो है वो डिस्क्राइब करते हैं और ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि जो अलगोरिथम हमने लिखा है वो करेक्ट है। But anyways, before going into checking these 3 steps for the insertion sort, हम यहाँ पे एक और चीज़ इसका कंपैरिजन करना चाह रहे हैं मैथमेटिकल इंडक्शन के साथ। मैथमेटिकल इंडक्शन जो है ये भी काफ़ी वेल नोन टेक्निक है फ्रॉम मैथमेटिक्स, जिसमें हम चीज़ें जो हैं वो प्रूव करते हैं। सिंस हम हर एक पॉइंट को प्रूव नहीं कर सकते, तो इसलिए वहाँ पे जो है हम एक गेस करते हैं, एक सोल्यूशन को गेस करते हैं और उसके बाद हम बेसिकली उसको चेक करते हैं बेस कंडीशन के लिए। और चूँकि अल्टीमेट कंडीशन तो हमने जो है वो गेस किया होता है, और फिर हम नॉर्मली बेस कंडीशन और टर्मिनेशन जो लास्ट जो एक्सट्रीम है उसके दरमियान किसी भी पॉइंट के लिए भी उस सोल्यूशन को जो है वो हम चेक करते हैं। अगर वो तीनों के लिए चेक वो करेक्ट होता है तो फिर हम जो है वो इसे करेक्ट डिक्लेयर कर लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा उसमें से क्वाइट सिमिलर, इट्स क्वाइट सिमिलर टू द इंडक्शन, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं। सो लेट्स सी के कहाँ कहाँ पे जो है वो हमारे पास सिमिलरिटीज़ हैं एंड वाई वी से कि लूप इनवेरिएंस जो है वो ज़्यादातर मैथमेटिकल इंडक्शन की तरह है। सो हम ये कहते हैं कि जी अगर हम प्रॉपर्टी टू टू प्रूव दिस दैट अ प्रॉपर्टी होल्ड्स, हमने क्या करना है, यू प्रूफ अ बेस केस एन एन इंडक्टिव स्टेप, राइट। सो ये मैथमेटिकल इंडक्शन में है कि अगर आप एक प्रॉपर्टी कहते हैं कि एक प्रॉपर्टी डज होल्ड एंड यू हैव टू प्रूफ इट, सो आपने क्या करना होता है, आपने एक बेस केस और एक इंडक्टिव स्टेप जो है वो प्रूफ करना होता है। सो शोइंग दैट द इन्वेरिएंट होल्ड्स बिफोर द फर्स्ट आइट्रेशन लाइक द इनिशियलाइजेशन इन दिस केस। सो हम ये कहते हैं कि ये वाला केस जो है ये इंडक्शन के बेस स्टेप की तरह है। और showing that the invariant holds from the iteration to iteration means when we talk about the maintenance step, so it's like the inductive step, right। so हम ये वाला स्टेप जो है ये इंडक्टिव स्टेप कहलाता है। लेकिन टर्मिनेशन स्टेप जो है इट इज़ बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल वे ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, क्योंकि जब आपका लूप जो होता है वो टर्मिनेट हो जाता है तो आपके पास क्या हो जाता है, आपके पास जो है वो लूप इनवेरियस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन मैथमेटिकल इंडक्शन में आपके पास जो इंडक्टिव स्टेप है वो इनफाइनाइटली चल रहा होता है, ठीक है। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस व्हेन वी कंपेयर लूप इनवेरिएंट्स विद मैथमेटिकल इंडक्शन। बट एनीवेज सिंस व्हेन वी टॉक अबाउट मैथमेटिकल proofs are mathematical methods to prove basically something, so it's basically for infinite sequences, while when we talk about computer sciences, so we do believe in practicality, because we can never ever write, or we can never ever believe in the in the practices which will never come up with a solution. So we have to be practical, and that's the reason that we have to stop somewhere, and this is the मेन रीज़न दैट आवर लूप बेसिकली टर्मिनेट्स, क्योंकि अगर लूप टर्मिनेट नहीं होता तो आपके पास रिस्पॉन्स जनरेट भी नहीं होता, which is not practical, which is not the case with the computer sciences, right। so हम इन 3 केसेस को किसी भी ऑर्डर में शो कर सकते हैं। नाउ
हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट के लिए ये तीनों स्टेप्स जो है वो किस तरीके से हैं। अगर आप देखें तो इनिशियलाइजेशन में क्या है, हमारे पास जो फर्स्ट आइट्रेशन है इस फॉर लूप का वो j इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो रहा है, और हमने लूप इन्वेरियंस में ये कहा है कि आपके इस स्टेप के स्टार्ट होने से पहले आपके पास जो सॉर्टेड सीक्वेंस है वो जो है वो क्या होना चाहिए, वो जो आपका जो लूप इन्वेरियंस है वो बेसिकली उसके लिए जो है वो ट्रू होना चाहिए। सो हम फर्स्ट आइट्रेशन j इक्वल टू 2 के स्टार्ट से पहले अगर हम देखें तो सब एरे a1 टू j-1 जो है उसमें आपके पास क्या है, this j-1 is basically 2 minus 1, so it becomes 1, so a1 to 1, a1 to 1 is a single element, और अगर आपके पास एक एलिमेंट होता है तो वो खुद से ही सॉर्टेड होता है। सो इसका मतलब ये है कि जो लूप इन्वेरियंस हमने इंसर्शन सॉर्ट के लिए यहाँ पे लिया है वो इनिशियलाइजेशन का स्टेप जो है वो से प्रूव करता है कि वो करेक्ट है। अब अगर हम मेंटेनेंस की बात करें तो नॉर्मली हमारे पास जो है वो होना तो ये चाहिए कि हम चूँकि वो मेंटेनेंस वाला स्टेप जो है वो बेसिकली जो है हमें जो है वो लूप इन्वेरियंस इनर वाइल लूप के ऊपर जो है वो डिफाइन करना चाहिए, लेकिन जस्ट वी आर जस्ट इन अ स्टार्ट एंड वी आर नॉट एक्सपर्ट yet, so or even we could have more simplicity in a sense कि अगर हम ये कर दें कि जी इनर जो वाइल लूप है वो बेसिकली जो है वो एलिमेंट्स को जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है वो क्या कर रहा है, वो चेक कर रहा है विद द करंट वैल्यू एफ जे, राइट। सो पहले वो ए j-1 के साथ कंपेयर हो रहा है, अगर वो नहीं है तो फिर आप टूवर्ड्स जो लेफ्ट है या उसका जो राइट है तो आप उसकी तरह उसकी तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो जो कि सॉर्टेड सीक्वेंसेस हैं तो आप बड़ी वैल्यू से स्मॉल वैल्यू की तरफ जो है वो डिसेंडिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है उन वैल्यूज को जो है वो कंपेयर करते हैं, ठीक है जी। सो आप जो है टुवर्ड्स राइट जो है वो 1-1 पोजीशन के साथ उसको कंपेयर करते जाते हैं अनटिल आपके पास जो एक्चुअल पोजीशन है ऑफ ए ऑफ जे के लिए जो एक्चुअल पोजीशन है वो फाइंड आउट होता है, ठीक है जी। और फिर उसी एक्चुअल लोकेशन जो उसके लिए होना चाहिए आप उसी के ऊपर रिप्लेस कर लेते हैं। सो जो कंडीशन जो है वो j-1 तक जो है वो करेक्ट था, तो वो जो 1 से j-1 तक वो सीक्वेंस करेक्ट था, और a ऑफ j की वैल्यू को आपने एग्जैक्ट लोकेशन पे जो है वो प्लेस किया, तो इट मींस कि आपके पास a से वन से लेके j तक इंडेक्स पे जो वैल्यूज हैं वो भी आपके पास करेक्ट ही हैं, ठीक है जी। और आपका टर्मिनेशन स्टेप जो है वो ये कह रहा है कि आपका वाइल लूप कब टर्मिनेट होता है, जब जे की वैल्यू जो है वो n से ग्रेटर हो जाए, क्योंकि हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि j इज इक्वल टू 2 टू n। सो n+1 की वैल्यू जब आपके पास j की हो जाए तो आपका टर्मिनेट वो जो कंडीशन है वो टर्मिनेट होता है। सो इसका मतलब ये है कि j-1 इज इक्वल टू n। अगर आप इसको जो है वो j-1 की जगह जो है वो प्लेस कर दें लूप इन्वेरियंस में, तो आपके पास जो a1 टू n है जिसमें आपके पास ओरिजिनली वही एलिमेंट्स थे जो 1 टू n लोकेशंस में थे, लेकिन वो सॉर्टेड फॉर्म में नहीं थे, नाउ दे आर इन सॉर्टेड फॉर्म। तो अगर आप देखें तो इट मींस कि आपका लूप भी टर्मिनेट हो गया है और आपके जो वैल्यूज हैं वो सारे के सारे जो है वो आपके पास क्या हो गए, वो आपके पास सॉर्ट हो गए हैं। सो इट बेसिकली गिव्स यू आफ्टर वेरीफाइंग द थर्ड स्टेप कि आपके पास जो एल्गोरिथम है वो बेसिकली करेक्ट है। सो ये 3 स्टेप्स जो हैं या लूप इनवेरिएंस के, ये हमने यहाँ पे जो है वो प्रूव कर दिए कि वो किस हो रहे हैं। एनीवे सोडो कोड कन्वेंशंस जो हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सारे के सारे नहीं हैं, ये सारे के सारे तो नहीं जो कि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे जो कन्वेंशंस हैं वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हम नॉर्मली जब भी सोडो कोड लिखते हैं तो हम इंडेंटेशन जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। ऐसा इट बेसिकली शोज द ब्लॉक स्ट्रक्चर, जो कि आपको ये कहते हैं कि जी आपका स्पेस भी बचता है और आपका राइटिंग टाइम जो है वो भी बचता है, और रीडर के लिए जो है वो भी सिंप्लिसिटी होती है कि जी वो किस तरीके से उसको जो है वो इजीली अंडरस्टैंड करें, ठीक है जी। जो लूपिंग कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं वो C++ और पास्कल और जावा की तरह हैं। हम ये कहते हैं कि यहाँ पे लूप वेरिएबल इन फॉर वेरिएबल जो है वो स्टिल डिफाइन नहीं होता है जब वो आपका लूप जो है वो टर्मिनेट भी होता है। सो ये पास्कल की तरह नहीं है, पास्कल में ये नहीं होता। हमारा लूप जब टर्मिनेट भी हो जाता है तो वो जो लूप वेरिएबल है वो एग्जिस्ट करता है। दिस सिंबल wherever you see this symbol like we were having this in a third statement, so ये आपके कमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दिस इज बेसिकली एन इंडिकेशन टू द कंपाइलर कि ये जो है ये बेसिकली कमेंट
है ये हमने रीडेबिलिटी और इसके पर्सपेक्टिव से जो है वो यूटिलाइज़ किया है, ताकि इसको जो है आप कंपाइलर जो है उसको निगलेक्ट करें, इसको एग्जीक्यूट नहीं करते, क्योंकि कमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता। वेरिएबल जो है वो लोकल होते हैं अनलेस एंड अनटिल अदरवाइज दे आर स्पेसिफाइड। इफ़ यू हैव टू यूज़, अगर हमने ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करने हैं तो फिर हमें उसे जो है वो ग्लोबली डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है जी। हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट होते हैं, ये बिल्कुल ऐसे इक्विवेलेंट एट्रीब्यूट जो हैं ये फील्ड्स के इक्विवेलेंट है। हम ये कहते हैं कि अगर एक एट्रीब्यूट एटर, हम एक ऑब्जेक्ट एक्स का जो है वो लिखना चाह रहे हैं, तो हम उसको एट्रीब्यूट ऑफ एक्स, एक्स इज अ वेरिएबल एंड दिस एटर इज बेसिकली द एट्रीब्यूट, राइट। और ये इक्विवेलेंट है आपके पास एक्स डॉट एट्रीब्यूट। जावा में ये आपके पास ये वाला सिंटेक्स यूज होता है। अगर आप सी प्लस प्लस में देखें तो सी प्लस प्लस में ये एक्स मीन्स हाउ टू एक्सेस दिस। सो ये आपके वेरिएशंस डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन सबका कंसर्न जो है वो सेम है। सो हम यहाँ पे हमारा कंसर्न जो है वो ऑब्जेक्ट के रिप्रेजेंटेशन और उसके एट्रीब्यूट के पर्सपेक्टिव से हम जो है वो इस तरीके से यूटिलाइज कर रहे होंगे। तो चाहे आप इसमें से कोई भी यूज़ करें, आपको कोई भी लैंग्वेज जो है वो याद हो, तो ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट्स जो है दे आर ट्रीटेड एज रेफरेंसेस लाइक इन जावा। अगर आपके पास एक्स और वाई जो है वो ऑब्जेक्ट्स को डिनोट कर रहे हैं, देन द स्टेटमेंट एक्स implies y and x and y reference to the same object, right? So this makes them the same variables, right? It does not cause the attribute of one object to be copied to another one, right? So वो बेसिकली उसका रेफरेंस एक ही ऑब्जेक्ट की तरह ही होता है जब आप इसको इस तरीके से ले लें, ठीक है। तो ये जावा की तरह से है। ज़रूरी नहीं है कि ये रेफरेंसिंग का स्टाइल जो है या ऑब्जेक्ट्स जो है वो एज ए रेफरेंस जो है वो सारे के सारे लैंग्वेजेस में हों। सो यू हैव टू स्टडी इट एनीवे, जैसे जैसे आप लैंग्वेजेस को जो है वो स्टडी करते जाएंगे। पैरामीटर्स जो है वो बाय वैल्यू हम पास ऑन करते हैं, जिस तरीके से जावा और सी में है। ये बाय डिफ़ॉल्ट मैकेनिज़्म है पास्कल और सी प्लस प्लस में भी, ठीक है ना। कि हम वेरिएबल जो है वो यहाँ पे हमारे जो सूडो कोड्स होंगे, जो वेरिएबल पासिंग होगी वो बाय वैल्यू होंगी। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पास्ड बाय वैल्यू, इट इज एक्चुअली अ रेफरेंस और अ पॉइंटर दैट इज पास्ड, राइट। सो changes to the reference itself are not seen by the caller, but changes to the object attributes are। so ये उसके जस्ट वो डेफिनेशंस बता रहे हैं कि किस तरीके से जब हम इसको जो है बाई वैल्यू पास ऑन करते हैं तो उसका जो आउटकम है या जो उसका जो कंसर्न है वो बेसिकली किस तरीके से है। ये चीज़ें तो खैर कॉमन जो है वो एट्रीब्यूट्स हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस के। सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे एक पॉइंट है वो ये है कि बूलियन ऑपरेटर जो हमने यहाँ पे एंड और आर यूज़ करते हैं, इस तरीके से हमने यहाँ पे वाइल के अंदर जो है वो दो कंडीशंस को कंबाइन किया हुआ है। हमने ये कहा है कि आई की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो हो और ए ऑफ आई की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन जो है वो की हो, तो तब आप वाइल के इनर बॉडी को जो है वो आप क्या करते हैं, उसे आप एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड का मतलब होता है कि आपके पास जहाँ पर जो है वो बूलियन ऑपरेटर एंड लगा होता है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों कंडीशन लेफ्ट और राइट या कंडीशन वन और कंडीशन टू वो दोनों ट्रू होने चाहिए, तभी आपके पास जो है वो आप इनर को जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। और का कंसर्न ये होता है कि और जो है वो दोनों में से कोई भी एक भी ट्रू होता है तो आप जो है उसके इनर को जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नाउ ये कहते हैं कि एंड और जो है ये दोनों शॉर्ट सर्किटिंग है। शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब ये है कि अगर आपके एंड के केस में पहला कंडीशन जो है वो आपके पास जो है वो फेल हो जाता है, वो फॉल्स हो जाता है, तो आपको दूसरे को चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप दूसरा चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, आपका ओवरऑल कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाता है। आप और की बात करते हैं तो फर्स्ट कंडीशन जो है अगर वो आपके पास ट्रू होता है तो उस केस में आपको दूसरे को चेक करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर वो जो है अगर वो आपके पास जो है वो फॉल्स भी हो जाए या ट्रू भी हो जाए, तो वैसे ही आपके ट्रू पे बेस जो है आप उसके इनर को जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ओवरऑल वो एग्जीक्यूट होता है। आपने इसको आर के केस में आप दोनों को तब चेक करते हैं, दूसरे कंडीशन पे आप तब जाते हैं जब पहला कंडीशन जो है वो आपके पास फॉल्स हो, ठीक है जी। और एंड के केस में जब पहला कंडीशन ट्रू हो तो फिर आप दूसरे को डेफिनेटली जो है वो चेक करते हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द शॉर्ट सर्किटिंग की एक कंडीशन जो है जब उसके ऊपर डिसीजन दूसरे का इम्पैक्ट जो है वो उसके ऊपर नहीं होता डिसीजन के ऊपर, तो फिर आप दूसरे वाले पार्ट को जो है वो जो है वो चेक ही नहीं करते, ठीक है जी। मेरा ख्याल ये है कि आज के लिए जो है वो स्टार्टिंग पर्सपेक्टिव से इतना ही हमारे पास हमारे लिए जो है वो काफ़ी है। एक चीज़ यहाँ पे जो है आई गो एंड टॉक अबाउट असाइनमेंट।
एक मेरा जो सबको जो है वो सजेशन है वो ये है, और गाइडलाइंस अगर मैं दूं कि आप किस तरीके से एल्गोरिदम्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, वो तब आप सीख सकते हैं जब आप कंपाइलर की तरह सोचेंगे। कंपाइलर जो है वो हर एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है और उसके बाद वो डिसीजन लेता है। ह्यूमन बीइंग में ये एक प्रॉब्लम होता है कि वो बात सिचुएशन में जो है वो चूंकि उसे वो चीज़ें क्लियर होती हैं तो वो उन चीज़ों को स्किप कर रहा होता है। जब स्किप कर रहे होते हैं या उसे डायरेक्टली करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो फिर उसमें गलती के चांसेस होते हैं। तो इसलिए माई ओनली एंड ओनली एडवाइस इज कि आप इस पे प्रैक्टिस करें और आप कंपाइलर की तरह सोचें। अब कंपाइलर की तरह सोचना जो है वो ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम। जो यहाँ पे सबसे सिंपलेस्ट मेथड है वो ये है कि आप ऐसा करें, जिस तरह असाइनमेंट में मैंने दिया है कि आपने एक असाइनमेंट करना है, आप इस असाइनमेंट को जो है वो करके इसको डिबग मोड में रन करें, और डिबग मोड में रन करने के बाद जो है आप उसके वो वैल्यूज़ की कंडीशंस की और हर एक वैल्यू के स्टेटस को चेक करते जाएं। तो उससे आपको काफ़ी आइडिया जो है वो होता जाएगा कि हमारा हर एक स्टेप जो है वो क्यों एग्जीक्यूट हो रहा है, और वो स्टेप क्यों हो रहा है, कंडीशन फॉल्स कब हो रहा है, कंडीशन जो है वो ट्रू हो रहा है तो क्या हो रहा है, और फॉल्स हो रहा है तो क्या हो रहा है। एनीवेज, एक सिंपल सा असाइनमेंट आज के इस लेक्चर पे बेस कि आपने क्या करना है कि जो इंसर्शन सॉर्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, आप किसी भी लैंग्वेज में इसको क्या करें, इसको इम्प्लीमेंट करें। और आपने क्या करना है, 3 डिफरेंट किस्म के इनपुट सीक्वेंसेस लेके उसके आउटपुट को जनरेट करना है। एक कंप्लीटली आप चाहे जितना भी उसका साइज ले लें, 5 वैल्यूज ले लें, 6 वैल्यूज ले लें, 10 वैल्यूज ले लें, दोनों का साइज आप सेम रखें। एक कंप्लीटली सॉर्टेड सीक्वेंस दे दें और फिर आप देखें कि आपके कौन कौन से स्टेप्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं और कौन कौन से जो हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं। फिर आप उस इनपुट को जो है वो कम्प्लीटली रिवर्स सॉर्टेड करें, मींस डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके वो उसको एज एन इनपुट दे दें, और फिर देखें कि आपके पास जो है वो उसको सॉर्ट कर रहा है और कौन कौन से सीक्वेंसेस जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। और उसके बाद कोई भी थर्ड रैंडम सीक्वेंस ऑफ द सेम जो लेंथ है सॉरी, वो आप ले लें और फिर उसके लिए उसको कर लें। आपका कंसर्न जो है, आपका आउटपुट जो है वो क्या होना, क्या शो करे, वो एक्सप्लिसिटली शो करे आउटर फॉर लूप और इनर व्हाइल लूप को एक टेबुलर फॉर्म में। वो जो वेरिएबल्स हैं आपके पास, जिस तरह आउटर लूप में जे की वैल्यू है तो आप जे वैल्यू को जो है वो प्रिंट करें हर टाइम। बेहतर ये होगा कि आप वाइल लूप के अंदर जो है वो एक प्रिंट स्टेटमेंट आप लगा दें, और या जे के लिए जो है उससे पहले लगा दें, क्योंकि वो वाइल तो कभी पास केसेस के अंदर कभी एग्जीक्यूट भी नहीं होगा, ठीक है। और वाइल का जो है वो वाइल के अंदर जो है वो लगा दें, और फिर ये चेक कर लें कि वो कितने टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ हमें चाहिए आगे के लिए। आगे ये हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेगा, ठीक है जी। आप लोगों ने ये असाइनमेंट करने के बाद जो आपका आउटपुट जनरेट होगा along with your implementation your source code, आपने इसको गूगल क्लासरूम के ऊपर जो है वो आप लोगों ने जो है वो सबमिट करना है। वहाँ पे मैं असाइनमेंट बनाऊंगा, आपने उसके रिस्पॉन्स में जो है वो फिर इसको जो है वो सबमिट करना है। सो आई थिंक आज थैंक यू वेरी मच, और हैव अ गुड डे। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक। थैंक यू।